इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं विशाल चौधरी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। देशवासियों को आदाब करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। जी विशाल जी, आज संविधान दिवस है। ऐसे मौके पर उन मुद्दों को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है जिनका हवाला देकर के विपक्ष लगातार ये बोलता रहा है कि संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान का तिरस्कार हो रहा है। जैसे सीए एनआरसी की बात करें या फिर हालिया में जो उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है लव जिहाद की बात करें, कैसे देखते हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है खिलवाड़ इसलिए किया जा रहा है कि लव जिहाद। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, बात पूरी करिए। देखिए, लव जिहाद कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकता। लव एक अलग की चीज है, जिहाद अलग की चीज है। इस्लामिक हिसाब से लव जो है वो एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब प्यार होता है, और जिहाद संघर्ष को बोलते हैं जो फारसी का लफ्ज है जिसका इस्तेमाल हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते। और लव जिहाद कोई कानून नहीं है। अगर आपको कानून बनाना है तो आप कानून बनाइए, उस कानून को दूसरा नाम दीजिए। तो भक्त ये नाम दे रहे हैं लव जिहाद कोई कानून नहीं है, जिहाद संघर्ष करने का नाम है। इसको आप कानून से नहीं जोड़ सकते। और रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 28 में कहा गया है कि आदमी निष्पक्ष रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है किसी मैं भी आपसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 समझना चाहती हूं विस्तार से, ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें। जिन आर्टिकल्स को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर रहता है और जो बीजेपी है वो लगातार कहती रहती है कि नहीं, हम संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 और 21 का जिक्र अगर हम शाहीन बाग को याद करें तो वहां पर भी लगातार अनुच्छेद 14 और 21 का जिक्र किया गया था। इन दोनों को आप डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 14 और 21 हमें देश के अंदर समानता का अधिकार देता है। ठीक है। और वो समानता हमसे जो है मौजूदा सरकार छीनना चाहती है। मेरा मानना यह है कि अनुच्छेद 14 और 21 का आर्टिकल का जो व्याख्या है जो संविधान में की गई है। ठीक है विशाल जी, अनुच्छेद 14 और 21 का सीएए से क्या संबंध है? देखिए, सीएए में क्या किया गया है कि सीएए में इन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर 4 मजहब रहते हैं जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी वगैरह वगैरह, इन्होंने मुसलमानों को सीए से अलग किया। जब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 कहता है कि समानता का अधिकार, अगर कोई कानून बनता है तो वो सारे मजहब पर लागू होना चाहिए, वो किसी एक धर्म को छोड़कर नहीं बनना चाहिए। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सीईए में जो बताया गया है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि सीए का मतलब ये होता है कि जो ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू जो हैं या फिर सिख हैं, ईसाई हैं, उनको जो है वहां पर तिरस्कार एक तरीके से देखा जाए तो वो झेलना पड़ रहा है। तो क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य देश हैं, इस वजह से उनको वहां पर प्रताड़ित नहीं किया जाता है, तो इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सीईए से देश के मुस्लिम कैसे, उनकी जो नागरिकता है वो कैसे खतरे में आ जाएगी, जिसका हवाला बार बार दिया जाता रहता है। सीए से आखिर अनुच्छेद 14 और 21 कैसे रिलेट किए जा रहे हैं? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, वहाँ हिंदुओं को तिरस्कार किया जा रहा है। बर्मा के अंदर हिंदुओं को, और आपके बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का तिरस्कार किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, सारे मुल्क के अंदर हिंदुओं के साथ तिरस्कार किया जा रहा है। सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर बुरा हाल है, वहाँ कट्टरपंथी ताकतें जो है वो हिंदुओं के साथ बुरा हाल करती हैं। अफगानिस्तान के अंदर मंदिरों पे हमला, सिखों को अभी मारा है पिछले दिनों में, कितने सिख बल के मुस्लिम समुदाय ने मार दिया। ये जीता जागता एक प्रमाण है। खाली एक कंट्री को ही रखना, बाकी कंट्री को छोड़ना, बाकी जो हिंदू हैं वो इंसान नहीं है क्या? विशाल जी, मेरा सवाल मैं आपसे फिर से दोहराती हूँ, अनुच्छेद 14 और 21 से सीए का क्या रिलेशन है? सीए अगर लागू होता है, वैसे तो सरकार ने कह ही दिया है कि लागू तो होगा ही, तो उससे जो देश के मुस्लिम हैं उनकी नागरिकता कैसे खतरे में आ जाएगी? मुझे ये जवाब दीजिए। देखिए, उनकी नागरिकता खतरे में क्या आ जाए, मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, और जो आसाम में बॉर्डर के किनारे मुस्लिम्स हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, उनको अपनी आईडी प्रमाणित करने में, वो अपनी एक आर्मी का अधिकारी जिसने आर्मी में नौकरी की हो आसाम के अंदर, वो अपने आप को सीए में पेश नहीं कर पा रहा, अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो करोड़ों मुस्लिम हैं जो पश्चिमी बंगाल के अंदर, आसाम के बॉर्डर के अंदर नहीं है। मुस्लिम्स को उनकी नागरिकता साबित करने की जरूरत ही नहीं है। विशाल जी, कैसी बात कर रहे हैं आप?
नहीं, आपका ठीक है, हमारे साथ बीजेपी आपको प्रवक्ता है राहुल आनंद जी फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल जी, स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार। आज संविधान दिवस है और लगातार अगर हम सीए एनआरसी की बात करें, लव जिहाद की बात करें, तो विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर रहा है कि संविधान की अवहेलना कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्र निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो बहुत आसान शब्दों में सामने जो विपक्ष बैठता है वो समझता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, जबकि हमने राष्ट्र निर्माण की जब से नींव डाली है तब से हमने देश के हित में ही काम किया है, चाहे वो सीएए हो या फिर एनआरसी हो, जो भी हो। विपक्ष बरगलाने का काम करता है, वो मुद्दाहीन है। जो अस्पष्टता के साथ वो उस आईने को साफ करता है जो आईना को सामने से पेंट किया जा चुका है। तो संविधान के प्रति जो हमारी आस्था है वो हमारे एक एक कार्यकर्ता और एक एक भारतीय के मन में और दिल में बसा है। तो संविधान को आदर करना है और उसका सम्मान करते हुए देश और राष्ट्र निर्माण की नींव को डालते हुए आगे बढ़ना है। जी ठीक है, हमारे साथ विशाल चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल जी, एक बार फिर से मेरा सवाल, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी नागरिकता खतरे में आ जाएगी, आपने लव जिहाद का भी जिक्र कर दिया इसी मामले में जोड़ते हुए। आपने कह दिया कि लव जिहाद में भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश की जो मुस्लिम्स हैं उनका कहीं ना कहीं अहित उसमें देखा गया है। जो अभी उत्तर प्रदेश से कानून पास हुआ है, विशाल जी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताते चलूं, उसमें लव जिहाद का वैसे कहीं जिक्र नहीं किया गया, लव जिहाद जैसे शब्दों का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। संविधान कैसे खतरे में फिर? नहीं, देखिए, लव जिहाद का उसमें इस्तेमाल नहीं किया, पढ़ा है पूरा। वो जबरन कानून निरोधक एक कानून लाया गया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं उसको लव जिहाद कह रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। और रही बात, अभी मैं एक आप भारतीय जनता पार्टी को सबक देना चाहता हूं या उनको बताना चाहता हूं, ठीक है, आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया कि हाईकोर्ट ने सीधे कह दिया है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। तो ये तो जो अभी अध्यादेश पास हुआ उसमें भी कहा गया है कि शादी करने के लिए अगर दो लोग एक दूसरे, आपने लव को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो उसमें भी यही कहा गया कि अगर आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फिर भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो 2 महीने पहले से डीएम को ज्ञापन सौंपना होगा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। कौन रोक रहा है, कौन जबरदस्ती कर रहा है? अनुच्छेद का लगातार आप हवाला दे रहे हैं, तो उसमें भी तो इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। उससे सिर्फ एक कदम आगे ही तो सरकार आई है। तो आवेदन करने के लिए हिंदुस्तान की प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया वो है, किसी को अपना किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, डीएम के अंदर फाइल पड़े सालों गुजर जाते हैं, आदमी मर जाता है। दूसरा, इन्होंने इसमें मैडम धर्म परिवर्तन करने के लिए डीएम के यहाँ अर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन कोई आदमी अपने धर्म में वापसी आना चाहे तो डीएम साहब के लिए कोई अर्जी नहीं है, वो तो अच्छा से आ सकता है। और रही मध्य प्रदेश के अंदर भी ये कानून पास हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कानून के अंदर प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि जो सक्षम अधिकारी है, यदि उसने गलत किया है विशाल तो जी, 5 साल विशाल जी, अनुच्छेद 21 के अंदर क्या है? देखिए, आर्टिकल 21 में मैं लव जिहाद की बात कर रहा हूँ। इस टाइम जो यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं सीए बहुत पुराना हो चुका है, मैं लव जिहाद का आपको बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद, विशाल जी, दोनों मुद्दे लगभग सेम ही हैं, क्योंकि आज संविधान दिवस है तो आर्टिकल्स की ही बात की जाएगी ना, और हम चर्चा भी इसी बात को लेकर के कर रहे हैं। मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि अनुच्छेद 14 और 21 का जमकर हवाला दिया गया है, तो चर्चा तो उसी पे होगी। अनुच्छेद 21 के अंदर क्या है, मैंने आपसे कहा ताकि दर्शक अच्छे से समझ पाएंगे, बताइए। देखिए मैम, मैं बताना चाहता हूँ आपको, सबसे पहले एक बात मेरी सुन लीजिए। लव जिहाद का डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। जिहाद, जब जंग आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर फजले हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद की डेफिनेशन इन लोगों को समझानी चाहिए कि लव जिहाद कोई भी देश के अंदर बांटने वाली चीज है, देश के अंदर नफरत पैदा करने वाली चीज है। ठीक है विशाल जी, आप मुझे इतना बता दीजिए लव जिहाद क्या है, दर्शक समझ पाएंगे। लव जिहाद कुछ नहीं, दो रिश्ते अगर मिलते हैं तो एक विवाह, एक मोहब्बत होती है। इसमें लव कहाँ से, जिहाद कहाँ से आ गया? जिहाद संघर्ष का नाम है, लव प्यार का नाम है। अच्छा, तो संघर्ष और प्यार में मैम, संघर्ष मुल्क के लिए होता है, संघर्ष देश के लिए होता है। जो उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश अभी लाया है, ठीक है, सूबे की सरकार जो भी अध्यादेश लाई है, उस अध्यादेश में क्या कहा गया है विशाल जी? जी, जो अध्यादेश अभी लाई है यूपी सरकार, उसमें क्या कहा गया है? उसमें टारगेट मैम क्या किया गया? जबरन धर्म परिवर्तन को जो है लव जिहाद से जोड़ा गया है। खाली लव जिहाद की डेफिनेशन की है,
मुख्यमंत्री को चाहिए था, हमारी सरकार को चाहिए अब अगर था, आप अप्रत्यक्ष रूप से इस तरीके से देखिए, नहीं, इस तरीके से जनता को बरगलाना नहीं चाहिए। विशाल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एटलीस्ट आप लोग तो जो उसकी गंभीरता होती है मुद्दों की, उसे समझने की कोशिश किया करिए ना। अप्रत्यक्ष रूप से आप ये बताना चाहते हैं कि नहीं उन्हें टारगेट किया गया है, किसी धर्म को उसमें जिक्र ही नहीं किया गया, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें टारगेट किया गया है? उसमें सीधा सीधा सिर्फ ये बताया गया है कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन जबरन किया जाता है, अगर किसी नाबालिग बच्ची को बरगला करके उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उससे विवाह किया जाता है, तो उसे कम से कम 10 साल तक की सजा हो सकती है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, और उसके बाद आपका संविधान खतरे में आ जाता है। इसमें तो आर्टिकल 26, 27 में पहले ही संविधान कह चुका है कि किसी को बरगला के जबरदस्ती हम उसका धर्म परिवर्तन। विशाल जी, अनुच्छेद 14 और 21 क्या है, पहले उसे पढ़िए। अनुच्छेद 21 में साफ साफ यह कहा गया है कि कोई भी किसी के साथ अपनी मर्जी से अगर रहना चाहता है तो वो रह सकता है। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप जबरन अगर शादी करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का जिक्र उसमें नहीं किया गया। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही थी कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। हमारे साथ राहुल आनंद जी लगातार जुड़े हुए। राहुल जी, मुद्दे को समझना नहीं है तो अब मचानी है। 14 और 21 खुद ही को नहीं पता है तो विपक्ष हमलावर होगा ही ना, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो विशाल जी तो अपने राजनीतिक विश्लेषण का जो उनको मिला है उसको पहले पढ़े वो, और अनुच्छेद 21 के बारे में समझे कि वो जो आपने कहा कि कोई भी लड़का लड़की एक साथ रह सकता है। खैर चलिए, वो बात की बातें हैं। मैं आता हूं आपको कि इसकी आवाज कब उठी थी। इसकी आवाज सितंबर 2009 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आरोप लगाया कि 4,500 मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर उनका धर्मांतरण कराया गया। 10 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने कहा कि 1996 से यह सिलसिला जारी है। इसमें कुछ मुस्लिम संगठन भी शामिल है जो अच्छे घरों की हिंदू और ईसाई लड़कियों को टारगेट करते हैं। अदालत ने भी इसके ऊपर लव जिहाद से सवाल उठाया था। 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वरिष्ठ माकपा नेता वीएस अच्युतानंद ने जो आरोप लगाया वह अभी तक किसी भाजपा नेता ने नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था कि शादी के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के केरल को मुस्लिम बहुमूल्य राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। इस बयान के बाद भाजपा ने मामले को एनआईए जांच की मांग करते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की थी। तो वो अलग बात है। और जो कल जो कानून पास हुआ है इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो पहचान छुपाकर जबरदस्ती में धर्म का परिवर्तन कराने पे जो विवश करते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हिंदू लड़के हैं जो मुस्लिम लड़कियों से शादी किए हैं, लेकिन उनमें दो जबरदस्ती नहीं होती है। वो अपना पक्ष अलग रखते हैं, वो अपने ईश्वर को पूछते हैं, वो अपने अल्लाह को पूछते हैं। लेकिन आज तक इस प्रकार का मामला संज्ञान में नहीं आया है या किसी मुस्लिम महिला ने इस चीज को कभी किसी के सामने नहीं कहा कि मुझे हिंदू होने पे विवश किया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है, अगर हम बात करें क्योंकि आज संविधान की बात करें और जब जब संविधान बीच में आया है तो हम उन सारी बातों का इस चर्चा में जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है अगर सीए एनआरसी की बात करें, बहुत उग्र हुए थे प्रदर्शन उस टाइम पे और लगातार ये कहा गया था कि अनुच्छेद 14 और 21 का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, जिस तरीके से विशाल चौधरी भी लगातार कह रहे हैं कि सीए से जो देश के मुस्लिम हैं उनकी कहीं ना कहीं नागरिकता जो है वो खतरे में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो लोगों को समझाने में असमर्थ रही, जिसकी वजह से लगातार जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाते हैं, क्योंकि विपक्ष ये समझाने में बहुत अच्छा हो जाता है कि नहीं देखिए इससे आपका नुकसान होने वाला है। देखिए, जो निगेटिव बातें होती हैं वो जल्दी फैलती हैं, लेकिन पॉजिटिव बातों को वहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली के शाहीन बाग पे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि जिस प्रकार से सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और उसके खिलाफ सरकार ने भरपूर एक्शन भी लिया था। ठीक है। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि जो सिटीजमेंट अमेंडमेंट एक्ट जो है हम लोग पहुंचाने में सक्षम है, क्योंकि देखिए उसमें सारे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, वहां पर पैसे देकर विरोध करवाए जा रहे थे। शाहीन बाग में ये सारा मामला प्रकाश में आया था और दिल्ली में भी जो दंगा हुआ था वो सीए एनआरसी के पीछे किसका हाथ था ये सब लोग जानते हैं। तो अच्छाई को पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है और हम लोग सक्षम हैं। और देखिए, ठीक है विशाल जी, क्या आपको लगता है कि संविधान का हवाला देकर के संविधान के नाम पर देश की जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जनता भोली वाली जनता को ठीक है लोग, राहुल जी, विशाल जी को सुन लेते हैं। ठगने का बहुत काम कर रहे हैं। प्यार से वो आपकी बातों को सुन रहे थे। विशाल जी, क्या आपको लगता है? राहुल जी मेरे बड़े भाई है, सम्मानित है, मैं जी। सम्मान की बात है, सम्मान करता हूँ। 11 अक्टूबर 2015 को संविधान दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। मैं उनका स्वागत इस बात का करता हूँ कि संविधान दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। लेकिन संविधान के लिए जहां तक मेरा सवाल है, संविधान को देश के अंदर जलाया गया। संविधान को 2018 में जो संसद मार्ग पर जला गया, उसकी अवहेलना होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को जमकर उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध होकर उसका समर्थन किया गया। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खास बात ये, सरकार को विश्वास में लेके या लव जिहाद की डेफिनेशन बता के या जनता को ये बता के कि ये कानून हम पास कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा संशोधन अगर हुए किसी सरकार में तो कांग्रेस में हुए, और इंदिरा जी ने किए, और ऐसे किए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा के नाम से 42वां संशोधन मशहूर हुआ। इंदिरा जी ने तो ऐसा किया कि 19 मार्च 1975 को देश के 7 लाख लोग सड़कों पर आए और इंदिरा जी को कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। उसके बाद उन्होंने लगातार झड़ी लगा दी संशोधन की। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संशोधन कर रही है। संशोधन का जो पार्ट जाता है वो कांग्रेस के हवाले में जाता है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो उग्र प्रदर्शन हुए थे संविधान के नाम पे, बीजेपी ने भी अपनी खूब राजनीतिक रोटियां सेकी, उस पर चुप रही, समझाने की कोशिश नहीं की, ये कहना चाहते हैं आप? जी 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 जी, मैं चाहता हूं कि मैसेज बढ़िया जाना चाहिए, जनता को ये जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कानून पास हो रहा है उसके अंदर लव जिहाद का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन प्रवक्ता लगातार जनता के जो पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, जैसे हमारे 17 सितंबर 2017 को प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा था कि संविधान को बदला जाए। ठीक है, के अंदर विदेशी नीतियां हैं। विशाल जी, खुले तौर पर कहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार देश की जनता को संबोधित करते हुए भी ये कहते रहते हैं कि देश की जनता का सीए, एनआरसी से, एनपीआर से कोई लेना देना नहीं है। देश, खास करके देश के मुस्लिम्स का कोई लेना देना नहीं है। संसद से भी लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ खुद रक्षा मंत्री भी जब उन्होंने रैलियां की तो लोगों के बीच जा करके उन्हें समझाने की कोशिश की। कानून मंत्री की बात करें तो लगातार उन सारी बातों को जनता के सामने रख रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप, जैसा कि आपने कहा कि क्लियर करना चाहिए था, तो एक एक के पास इनविटेशन कार्ड लेके जाना चाहिए था, आप ये कहना चाहते हैं समझाने के लिए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद देश के अंदर बहुत सहूलत हुई और देश के अंदर एनआरसी और सीए के खिलाफ जो भी वो था मामला, वो बहुत शांत हुआ, क्योंकि राजनाथ सिंह का फैसला और उनकी कार्यशैली बढ़िया थी। मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखिए, यही होना चाहिए कि विनम्रता के साथ अपनी बात को रखा जाए, उसको बताया जाए। ठीक है राहुल जी, सही तरीके से जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा सके कि लव जिहाद क्या है, सीए एनआरसी क्या है, जिसकी वजह से प्रदर्शन उग्र हुए। नहीं, हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता और खास करके शीर्ष नेतृत्व भी लोगों के बीच में जाकर समझाने का प्रयास किया गया है कि सीए एनआरसी से उनको खतरा है जो गैर हिंदुस्तानी हैं और जो अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों में, उनको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ का सिटीजनशिप दिया जाएगा, यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, और जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। ठीक, बड़ा स्पष्ट था। इसके बारे में पेपर में भी ऐड दिया गया, सोशल मीडिया भी इसके लिए एक्टिव रही, और जिन जिन माध्यमों से लोगों तक ये चीज को पहुंचाया जाना था वो किया गया है। और जो विपक्ष हमारे सामने बैठा था वो केवल डर का माहौल बनाने के ऊपर था कि इससे लोगों को निकाला जाएगा। आप बताइए कि जो विशाल जी, एनपीआर से देश की जनता को तो कोई खतरा नहीं है, एनपीआर तो हर 10 साल में होता था। विशाल जी, राहुल जी एक बात कहना चाहता हूँ, इस लव जिहाद के लिए भी पिछले दिनों की मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपके आरएसएस के सबसे बड़े प्रचारक और आपके राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल जी की भतीजी ने एक फैजान नाम के मुस्लिम लड़के से शादी अभी की है। क्या आप उसको लव जिहाद का नाम देंगे, क्या शादी का नाम देंगे? देखिए, लव जिहाद का मतलब मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि वैसा काम जो पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से शादी करके बाद में उसे धर्म को परिवर्तन करने पे मजबूर किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर तौसीफ नाम का रोहित नाम अपना कर वो हिंदू लड़की से शादी करता है और बाद में उसकी असलियत पता चल जाती है कि वो तौसीफ है, तब उसको धर्म परिवर्तन करने पे जो विवश किया जाता है
उसको लव जिहाद का नाम दिया गया उसको है। जिहाद कहेंगे, और उसको जिहाद कहेंगे आप? हिंदू, उसको जिहाद मुझे कहेंगे? मुझे मुझे बात को पूरी करने दीजिए विशाल जी, फिर मैं उसको आपकी क्या कहेंगे ये आप बता दीजिए। देखिए, जिहाद नहीं कहेंगे उसको, उसको तो आप एक 420 कहेंगे, मिथ्या कहेंगे, एक आप छल कहेंगे, कपट कहेंगे। विशाल जी, कहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, जरा सा उसे पढ़ लीजिएगा जा करके कि उस अध्यादेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कहा है। लव जिहाद जैसे शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें सभी के लिए कहा गया है कि अगर कोई भी धर्म किसी भी धर्म की लड़की के साथ झूठ बोल करके, उसे धोखा दे करके अगर उसे शादी करता है और जबरन उसके बाद धर्म परिवर्तन कराता है, तो वो जो है उस पर कानून लाया जाएगा। ये नहीं कहा गया कि वो लव जिहाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल आनंद, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सवाल ये उठता है कि संविधान के नाम पर आखिरकार राजनीति क्यों जाती है? क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है जो जरा सी राजनीति से टूट जाएगा? बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमारे साथ देखते रहिए आर्या न्यूज।